नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। हम कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे एक ऐसी तुलना से जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये 2026 के अनुमान है। भारत की जीडीपी करीब करीब $4.2 ट्रिलियन, और वहीं चीन की 19.4 ट्रिलियन डॉलर। मतलब सीधा सीधा चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना बड़ी है। और यही फर्क आपको प्रति व्यक्ति आय में भी दिखेगा। चीन में एक औसत नागरिक भारत के औसत नागरिक से लगभग 5 गुना ज्यादा कमाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 35 साल पहले, मतलब 1990 में, दोनों देश लगभग एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े थे? तो फिर सवाल ये उठता है कि आज ये जमीन आसमान का फर्क आ कैसे गया? हुआ क्या? चीन की स्ट्रैटेजी देखिए बिल्कुल सीधी साधी थी। इन्वेस्ट करो, सामान बनाओ और पूरी दुनिया को बेच दो। उन्होंने अपनी जीडीपी का लगभग आधा हिस्सा सड़कों, पोर्ट्स और फैक्ट्रियों में लगा दिया, और देखते ही देखते वो दुनिया की फैक्ट्री बन गए। इससे हुआ ये कि एक अच्छा चक्र शुरू हो गया। फैक्ट्रियों से नौकरियां मिली, नौकरियों से लोगों के हाथ में पैसा आया, और उस पैसे से और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। अब भारत का रास्ता इससे काफी अलग था। हमारा मॉडल है खपत पर आधारित। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन तब चलता है जब हम जैसे लोग खर्च करते हैं। हम सर्विस और आईटी सेक्टर में तो हाँ, दुनिया में सबसे आगे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम चीन से बहुत पीछे रह गए। हमारी अर्थव्यवस्था का सिर्फ 14% हिस्सा ही तो है ये। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ग्रोथ रेट यानी विकास की रफ्तार के मामले में भारत असल में आगे है। लेकिन क्योंकि चीन की इकोनॉमी का बेस ही इतना बड़ा है, उनका 5% का विकास भी हमारे 7% के विकास से कहीं ज्यादा डॉलर्स जोड़ता है। तो वो तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि वो ज्यादा बड़े स्केल पर बढ़ रहे हैं। ये फर्क समझना जरूरी है। तो ये तो हो गई बड़ी तस्वीर, मैक्रो लेवल की बात। अब जरा उन ताकतों की बात करते हैं जो हम सबके रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर डालती हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। 1991 में $1 की कीमत थी 17 रुपए, और आज 2026 के अनुमान के मुताबिक ये 92 रुपए है। मतलब पिछले सिर्फ 35 सालों में रुपए की कीमत 5 गुना से भी ज्यादा गिर गई है। सोचिए जरा। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है ट्रेड डेफिसिट, यानी व्यापार घाटा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम विदेश से सामान खरीदने पर, खासकर तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर, ज्यादा डॉलर खर्च कर देते हैं और अपना सामान बेचकर उतने डॉलर कमा नहीं पाते। दूसरा, जब विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं। और तीसरा, दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन या तनाव चल रहा है, उसका असर। अब आते हैं एक और छिपे हुए दुश्मन पर, मुद्रास्फीति, जिसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं। पता है, ये एक साइलेंट टैक्स की तरह काम करता है। सोचिए, अगर किसी की सैलरी 6% बढ़ी, लेकिन महंगाई 5% है, तो असल में उनकी कमाई सिर्फ 1% ही तो बढ़ी, बाकी पैसा तो महंगाई खा गई। और ये स्लाइड बहुत साफ साफ दिखाती है कि भारत में महंगाई की असली जड़ क्या है। एक औसत भारतीय परिवार अपने बजट का करीब 46%, लगभग आधा हिस्सा खाने पीने पर ही खर्च करता है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? जैसे ही प्याज और टमाटर के दाम बढ़ते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था की महंगाई आसमान छूने लगती है। तो सवाल है, इसे कंट्रोल कौन करता है? इसका जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई। आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को घटा बढ़ाकर इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एसी का थर्मोस्टैट कमरे के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। तो ठीक है, ये सारी चुनौतियां तो हैं। अब इनसे निपटने के लिए सरकार की ताज़ा योजना क्या है? चलिए अब नजर डालते हैं बजट 2026 पर कि वो क्या कहता है। सबसे पहले मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी खबर, 12.75 लाख रुपए तक की सैलरी पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं। ये एक बहुत बड़ी राहत है, जिसे सरकार ने इस बार भी जारी रखा है। दूसरा बड़ा कदम जो सरकार उठा रही है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी भरकम निवेश। सड़कों, रेलवे और पोर्ट्स को बनाने के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना और बड़े पैमाने पर जॉब्स क्रिएट करना।
तो ये सब बड़ी बड़ी बातें तो हो गई, इकोनॉमी बढ़ रही है, सरकार पैसा लगा रही है, लेकिन अब आते हैं उस सबसे ज़रूरी और शायद सबसे असली सवाल पर कि इतनी ग्रोथ के बावजूद मिडिल क्लास हमेशा आर्थिक रूप से इतना दबाव में क्यों महसूस करता है। ऐसा क्यों लगता है कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है वही साइलेंट टैक्स, यानी महंगाई। सैलरी तो बढ़ती है, लेकिन उससे कई ज्यादा तेजी से किराने का सामान, पेट्रोल और बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ जाती है। नतीजा, असल कमाई घट जाती है। दूसरी वजह है हमारी ईएमआई कल्चर। घर, गाड़ी, फोन, आज सब कुछ कर्ज पर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक औसत मिडिल क्लास परिवार की कमाई का 40 से 50% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ईएमआई चुकाने में चला जाता है। इसके बाद आते हैं दो और बड़े खर्चे, बच्चों की पढ़ाई और परिवार का स्वास्थ्य। प्राइवेट स्कूलों की आसमान छूती फीस और खुदा न करे अचानक आई कोई मेडिकल इमरजेंसी सालों की मेहनत की कमाई को एक झटके में खत्म कर सकती है। और आखिर में जरा टैक्स की पूरी तस्वीर को देखिए। इनकम टैक्स तो है ही, साथ में हर खरीदारी पर जीएसटी, पेट्रोल पर टैक्स। जब इन सब को जोड़ा जाता है तो मिडिल क्लास के लिए जो असल टैक्स की दर है वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि पर्सनल लेवल पर हम क्या कदम उठा सकते हैं। देखिए, यहाँ 5 बहुत ही सीधे साधे कदम हैं। पहला, एक इमरजेंसी फंड बनाइए। दूसरा, सिर्फ बचत मत करिए, महंगाई को हराने के लिए इन्वेस्ट करिए। तीसरा, सही हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। चौथा, अपने टैक्स प्लानिंग स्मार्ट तरीके से करिए ताकि हर डिडक्शन का फायदा उठा सके। और पांचवा और सबसे जरूरी, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहिए। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां इतने बड़े बड़े खिलाड़ी और इतनी अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं, क्या वहां हम जैसे लोगों के छोटे छोटे स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले मिलकर देश की आर्थिक ताकत को बढ़ा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।